चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। कहानी की शुरुआत होती है इस कॉन्टिनेंट के अलग शहर से जिसे हमें अभी तक नहीं दिखाया गया। इस शहर का नाम है तमारिया। यहाँ पर कुछ लोकल वर्कर्स की जान खतरे में है। यहीं एक बच्चा काफी घायल हालत में पड़ा है, उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है। ये बच्चा बताता है कि जिस मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक किया है वो एक वेयरवुल्फ है। यहीं पर रीमस नाम का एक शख्स है और ये भी एक विचर है। आप देखेंगे कि इसके गले में एक लॉकेट है जिस पर वुल्फ बना हुआ है। तो इस दुनिया के बारे में ये जान लीजिए कि यहाँ पर अलग अलग विचर्स के स्कूल्स होते हैं। विचर्स के गले में जो लॉकेट होता है उससे पता चलता है कि ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। रीमस और गेरल्ट की विचर ट्रेनिंग एक ही स्कूल से हुई है। रीमस नाम के इस विचर को 3000 ऑरेंस ऑफर किए जाते हैं। ऑरेंस तमारिया की करेंसी है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर किसी तरह से आपस में पैसे जुटाते हैं ताकि इस मॉन्स्टर को मारा जा सके। उन्हें लगता है कि रीमस इस काम को अंजाम दे पाएगा। वो लड़का जिस पर मॉन्स्टर ने अटैक किया था, अपने जख्मों की वजह से मारा जाता है। अल्टीमेटली रीमस का सामना इस मॉन्स्टर से होता है। आप देखेंगे कि रीमस की आंखें भी बिल्कुल काली हो रही हैं, यानी कि उसने भी अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ पोशंस पिए हैं। आपको बता देती हूँ कि ये पोशन सिर्फ विचर्स ही पी सकते हैं। अगर कोई आम इंसान इन्हें ट्राई करेगा तो ये उनके लिए जहर की तरह काम करेंगे। खैर, रीमस इस पोशन को पीने के बाद भी मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाता और ये मॉन्स्टर रीमस को मार डालता है। वहीं गेरल्ट ऑफ रिविया इस वक्त एक सेक्स वर्कर के पास है। यहीं उसे पता चलता है कि जेस्कियर के गाने काफी असर कर रहे हैं। लोग गेरल्ट के बारे में जानने लगे हैं। अब क्योंकि जेस्कियर के गानों में गेरल्ट ही हीरो होता है, तो शायद लोग उसे पॉजिटिव नजर से देखने लगें। मगर ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा कि जेस्कियर के गाने वाकई काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर गेरल्ट को रीमस के बारे में पता चलता है और ये भी कि तमेरिया में एक मॉन्स्टर है। लोगों को लगता है कि रीमस पैसे लेकर भाग गया। वो नहीं जानते कि रीमस असल में मारा जा चुका है। गेरल्ट के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और इसीलिए उसे यहाँ पर अपने चहीते घोड़े रोज को गिरवी रखना पड़ता है। वो रोज से कहता भी है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फिर वो तमेरिया के लिए निकल जाता है। सोचता है कि वहां पर मॉन्स्टर को मारकर उसे कुछ पैसे मिलेंगे ताकि वो रोज को वापस पा सके। अल्टीमेटली जब गेरल्ट इस शहर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनका राजा उन्हें मॉन्स्टर से बचाने के लिए कोई जरूरी कदम उठा रहा है। गेरल्ट की यहाँ पर कुछ लोकल लोगों से मुलाकात होती है और उसे एहसास होता है कि ये लोग विचर्स को लेकर भी काफी शक में हैं। उन्हें लग रहा है कि पिछला विचर यानी कि रीमस इनसे पैसे लेकर भाग चुका है। फिलहाल इनकी प्लानिंग है कि ये अपने राजा को ही मार डालें। इस पर विचर इन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ करना सही नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि आपने रीमस को जो पैसे ऑफर किए थे, मुझे बस उसका 1/3 ही दे दें। इससे आपको यह एहसास होगा कि असल में गेरल्ट को पैसे से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। फिलहाल उसे रोज को वापस छुड़ाना है, इसीलिए वो इस काम पर आगे बढ़ा है। विचर ये भी कहता है कि उसे एडवांस पैसे की जरूरत नहीं है। जब वो अपना काम पूरा कर दे यानी कि मॉन्स्टर को मार दे, तभी वो उसे इसकी फीस दें। लोग इस बात के लिए मानने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर राजा के कुछ लोग पहुंचते हैं। हम मिलते हैं ऑस्ट्रिच से, जो यहाँ के राजा का सलाहकार है। वो यहाँ मौजूद लोगों को कहता है कि अगर यहाँ से फटाफट दफा नहीं हुए तो तुम्हें गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ध्यान रहे, ये लोग राजा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं विचर को भी इस शहर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राजा के कुछ लोग उसे खुद बाहर तक छोड़ने जा रहे होते हैं, मगर वो बेहोश होकर अपने घोड़े से गिर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि शायद इन पर जादू किया गया है। तभी यहाँ पर ट्रिस मैरीगोल्ड नाम की एक औरत पहुंचती है। वो भी यहाँ के राजा की सलाहकार है। ट्रिस का कहना है कि वो भी गेरल्ट को हायर करना चाहती है, मगर मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। वो बताती है कि 6 साल से इस शहर में इस तरह का खून खराबा मचा हुआ है। उसका ये भी कहना है कि ये जो मॉन्स्टर है वो क्रिप्ट से बाहर आता है। क्रिप्ट्स वो जगह है जहां पर पुराने जमाने में राजाओं को, महाराजाओं को या फिर रानियों को मरने के बाद दफन किया जाता था। वो कहती है कि इसी क्रिप्ट में क्वीन एटा दफन है। फिलहाल जो राजा मौजूद है, ये क्वीन उसकी बहन थी। अफवाहों के हिसाब से जब ये रानी मरी, उससे ठीक पहले उसका एक आम इंसान के साथ अफेयर था। माना जाता है कि रानी मरने के वक्त प्रेग्नेंट थी।
ट्रिस को लगता है कि जो मॉन्स्टर लोगों पर अटैक कर रहा है वो रानी का अभिशापित बच्चा है। इसका मतलब ये है कि उसका राजगद्दी पर अधिकार हुआ। वो इस मॉन्स्टर के अभिशाप को खत्म करना चाहती है और इसीलिए वो गेरल्ट को हायर कर रही है ताकि वो इस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ सके। इसके बाद ट्रिस गेरल्ट को रीमस की डेड बॉडी के पास लेकर जाती है। गेरल्ट को अंदाजा होता है कि ट्रिस ने आम लोगों से रीमस की मौत को छुपा कर रखा। अगर लोगों को पता चलता कि इस मॉन्स्टर ने एक विचर को भी मार डाला तो लोगों के बीच काफी डर पैदा हो जाता और वो इस शहर को छोड़कर भागने लगते। गेरल्ट इस बॉडी को एग्जामिन करता है और उसे पता चलता है कि इसका हार्ट और लिवर गायब है, मगर बाकी पूरी बॉडी सलामत है। गेरल्ट अंदाजा लगाता है कि यह मॉन्स्टर एक स्ट्रिगा है। स्ट्रिगा वो मॉन्स्टर्स होते हैं जो श्राप की वजह से मॉन्स्टर बनते हैं। गेरल्ट को लगता है कि रानी पर किसी ने जादू किया था या किसी ने उसे श्राप दिया था, मगर यह श्राप रानी की मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके बच्चे पर भी इसका असर है। इस फैंटेसी वर्ल्ड में स्ट्रिगा वो मॉन्स्टर होता है जो कभी एक औरत हुआ करता था। स्ट्रिगा अभिशाप से ही बनते हैं और इनके मन में इंसानों के लिए नफरत होती है। ये इंसानों को मारने से पहले एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचते। कहा जाता है कि स्ट्रिगा रात के वक्त शिकार के लिए निकलते हैं और दिन के वक्त क्रिप्ट्स में पत्थरों की बनी कब्र के अंदर सोते हैं। पहुंचते हैं लगभग 30 साल पीछे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि इस शो में एक साथ 3 टाइमलाइंस चल रही हैं फिलहाल, येनिफर, गेरल्ट और सीरी। सीरी की टाइमलाइन को अगर प्रेजेंट मानकर चले तो इसके लगभग 20 साल पहले गेरल्ट की कहानी घट रही है और उसके 30 साल पहले येनिफर की कहानी। खैर, अर्तुजा में येनिफर और एस्ट्रेड का अफेयर बिल्कुल उरूज पर है। हम जानते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे की जासूसी भी कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं कि एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। एस्ट्रेड और येनिफर दोनों की ही ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। जहां एस्ट्रेड को रुइंस यानी पुरानी इमारतों पर रिसर्च करने के लिए कहीं दूर भेज दिया जाएगा, वहीं येनिफर को एड्रिन जाना होगा। एड्रिन वही जगह है जहां पर येनिफर का घर था। हमें पता चलता है कि जब भी किसी जादूगरनी की ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसका रंग रूप भी बदल दिया जाता है। उसकी सारी कमियों को दूर कर दिया जाता है और वो जैसी चाहे वैसी दिख सकती है। आपको याद होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में मेलिसेंड्रे की उम्र क्या थी, मगर वो दिखती कैसी थी। ऐसा जादू की वजह से ही हो पाता था। तो इससे पहले कि येनिफर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं, उसका रूप बदला जाएगा और वो सोच रही है कि कौन सा रूप ले, कैसा रूप ले। एस्ट्रेड इस बारे में सवाल भी करता है, मगर वो सिर्फ इतना जानती है कि जब वो वापस एड्रिन जाए तो पुरानी डरी हुई बच्ची बनकर नहीं रहना चाहती। इसके बाद येनिफर उस जादूगर के पास पहुंचती है जो उसका रूप बदलने वाला है। येनिफर के दिमाग में अभी तक कोई आइडिया नहीं आया है। टिसाया इस बात को महसूस कर लेती है और येनिफर को कहती है, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आईने में देखे और उसे अपने रूप में किसी तरह की कमी नजर ना आए। वो समझाती है कि सिर्फ मेजेस यानी जादूगरनियां ही ऐसी होती हैं जिनके रूप में कोई कमी नहीं होती। ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका रूप बदलने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जाता है। वो येनिफर को दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी इमेजिन करने के लिए कहती है और फिर येनिफर के दिमाग से इमेज को निकाल के सामने आईने में उसे दिखाती है। येनिफर को नजर आता है अपना ही रूप। ओके, वापस चलते हैं गेरल्ट की टाइमलाइन में, जहां पर वो टिमेरिया शहर में है। उसकी मुलाकात होती है किंग फोल्टस से और यहाँ पर उसके 2 सलाहकार दिखाए जाते हैं, ऑस्ट्रिट जिसे हम पहले मिल चुके हैं और सिगालिन। ट्रिस अपने राजा से गुहार लगा रही है कि वो गेरल्ट को हायर कर ले ताकि इस मॉन्स्टर को काबू में किया जा सके और उसके अभिशाप को खत्म कर दिया जाए। सिगालिन को गेरल्ट की बातों पर यकीन नहीं है। उसका कहना है कि हमारी क्वीन को हर कोई पसंद करता था, उसे कोई अभिशाप क्यों देगा। ट्रिस का कहना है कि हमें महल में क्वीन एटा का जो भी सामान है उसकी तलाशी लेनी चाहिए। शायद हमें उस इंसान की क्लू मिल जाए जिसने उन्हें कर्स किया था। वहीं सिगालिन इस तरह की किसी भी बात के लिए राजी नहीं है। उसका कहना है कि अगर वाकई ये मॉन्स्टर, ये स्ट्रिगा क्वीन एटा की बेटी हुई तो विचर इसे मार डालेगा ताकि शहर के लोगों से पैसे लेकर अपने रास्ते पर वापस जा सके। उसे इस मॉन्स्टर को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। गेरल्ट यहाँ पर इस मॉन्स्टर का काफी दर्दनाक डिस्क्रिप्शन देता है। वो कहता है स्ट्रिगा क्वीन एटा के पेट में थी और फिर सालों तक उसके अंदर भूखी रही। कोख के अंदर ही वो म्यूटेट होती रही और अल्टीमेटली उसे इस बॉडी से बाहर निकलना पड़ा।
ये सब सुन के राजा काफी परेशान हो जाता है और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। एक एक करके हर कोई इस कमरे को छोड़कर चला जाता है, मगर गेरल्ड इस मौके का फायदा उठाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो राजा से अकेले में बात करना चाहता है। गेरल्ड ने इस बात को फिगर आउट कर लिया है कि ये राजा स्ट्रिगा को यानी मॉन्स्टर को क्यों नहीं मारना चाहता। गेरल्ड समझ गया है कि इस राजा ने कभी शादी नहीं की, खुद कभी अपना वारिस पैदा नहीं किया। वो कहता है कि तुम खुद अपनी बहन के साथ फिजिकल हुए और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। तुम इस मॉन्स्टर को इसलिए नहीं मारना चाहते क्योंकि वो खुद तुम्हारा बच्चा है। किंग फॉल्टेस्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और गेरल्ड को ये शहर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें वापस येनिफर की टाइमलाइन में लेकर जाया जाता है, जहां पर ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स की मीटिंग चल रही है। आपको इस ग्रुप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूं ताकि दिमाग में किसी तरह का डाउट ना रहे। ये जादूगर और जादूगरनियों का ऐसा ग्रुप है जो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर हो रहे जादू पर नजर रखते हैं। इस ग्रुप के 2 हिस्से हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ कुछ अलग होती हैं। एक को चैप्टर ऑफ द गिफ्ट एंड द आर्ट कहा जाता है और दूसरे को काउंसिल ऑफ विजिट्स। जहां चैप्टर हर तरह के जादू पर नजर रखता है, वहीं काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च को अंजाम देना। यानी एस्ट्रिड काउंसिल के लिए ट्रेन किया जा रहा है, वहीं येनिफर चैप्टर के लिए। इस मीटिंग में हमें पता चलता है कि सिंत्रा की रियासत मेजेस यानी जादूगरनियों की मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स हर रियासत को एक जादूगरनी अवेलेबल करवाते हैं ताकि वो वहां के रूलर्स को गाइड कर सके, मगर सिंत्रा के रूलर्स अपने यहाँ ऐसी किसी जादूगरनी को नहीं आने देते। वो ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो ड्रुइड्स को प्रेफर करते हैं। अब ड्रुइड्स कौन होते हैं आपको बता देती हूँ। इन्हें नेचर का स्कॉलर कहा जाता है। ड्रुइड्स के पास पेड़ पौधों औषधियों की जानकारी होती है। ये जंगली जानवरों को आसानी से काबू में कर सकते हैं और लोगों के जख्मों और उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सीरी की टाइमलाइन में हमें माउस सैक को दिखाया गया था। वो कोई जादूगर नहीं है बल्कि एक ड्रुइड है। ड्रुइड्स के पास अपनी खुद की शक्तियां होती हैं और ये ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स का हिस्सा नहीं होते। खैर, वापस इस मीटिंग पर फोकस करते हैं, जहां पर डिस्कस हो रहा है कि निल्फगार्ड का जो राजा है फर्गस, उसे अपने लोगों की जरा भी चिंता नहीं है। वो अपनी सारी दौलत अय्याशी में उड़ा रहा है। यहाँ टिसाया बताती है कि उसने निल्फगार्ड के लिए एक जादूगरनी को चूज कर लिया है। वो अपनी स्टूडेंट फ्रिंजला का नाम लेती है। हालांकि स्ट्रेगाबोर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कहना है कि फ्रिंजला उतनी ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है। उसे लगता है कि येनिफर को निल्फगार्ड भेजना चाहिए। टिसाया का कहना है कि येनिफर को एडरिन भेजा जाएगा क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करती है। वो ये भी बताती है कि एडरिन का राजा चाहता है कि उसके यहाँ पे जो भी जादूगरनी आए वो इसी रियासत से बिलोंग करती हो। ऐसे में येनिफर परफेक्ट होगी। स्ट्रेगाबोर इस पर कहता है कि एडरिन और सिंट्रा ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अगर वो एड्रिन में एक क्वार्टर एल्फ को भेजेंगे तो सिंट्रा को ये अच्छा नहीं लगेगा। हमें पिछले एपिसोड में ही पता चला था कि येनिफर के पिता हाफ एल्फ थे, यानी खुद उसकी रगों में भी एल्फ्स का खून दौड़ता है। वो कहता है कि सिंट्रा के रूलर्स को एल्फ से नफरत है, तो एड्रिन में एक क्वार्टर एल्फ को भेजना अच्छा पॉलिटिकल कदम नहीं होगा। यहाँ मौजूद लोग चाहते हैं कि सिंट्रा दोबारा से इनकी सुनने लगे और ऐसे में ये सिंट्रा को नाराज नहीं करना चाहते। सब लोगों को लगता है कि येनिफर को एड्रिन भेजना सही नहीं होगा। साफ है कि टिसाया इस बात के लिए राजी नहीं है। टिसाया का कहना है कि स्ट्रेगाबोर फ्रिंजला को मुश्किल काम से बचा रहा है। अल्टीमेटली यहाँ इस मुद्दे पर वोटिंग होती है जिसमें टिसाया का पलड़ा हल्का पड़ जाता है, यानी येनिफर को निल्फगार्ड भेजा जाएगा। जब येनिफर को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होती है और टिसाया से बात करने पहुंचती है। येनिफर को अंदाजा हो जाता है कि चैप्टर और काउंसिल की मीटिंग में टिसाया की बिल्कुल नहीं चली और उसे ओवररूल कर दिया गया। ऐसे में टिसाया को येनिफर को बताना पड़ता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि येनिफर की रगों में एल्विन ब्लड दौड़ता है। इस पूरे फैसले के पीछे पॉलिटिक्स है। पहले येनिफर को लगता है कि उसके इस राज के बारे में शायद टिसाया ने सबको बताया होगा, मगर फिर उसे अंदाजा होता है कि ऐसा करने वाला एस्ट्रिड है, क्योंकि एस्ट्रिड स्ट्रेगाबोर का शागिर्द है। एस्ट्रिड जानता था कि येनिफर के पिता हाफ एल्फ थे और उसने ही ये बात स्ट्रेगाबोर को बताई होगी। वापस चलते हैं गेरल्ट के पास, जिसे टेमेरिया शहर से बाहर जाने के लिए कहा गया है, मगर वो राजा की नाफरमानी करते हुए इस महल में क्वीन एडा के सामान की तलाशी ले रहा है। उसे यहाँ पर एक खास तरह की स्मेल महसूस होती है। वो इस स्मेल को पहले भी सूंघ चुका है। इन लोगों को यहाँ पर क्वीन एडा की माँ के कुछ लेटर्स मिलते हैं।
ये लेटर्स फॉल्टेस्ट के नाम पर हैं। इन लेटर्स में एडा और फॉल्टेस्ट के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे रोकने की बात कही गई है। यानी कि फॉल्टेस्ट और एडा की मां को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता था। गेरल्ड और ट्रिस ऑस्ट्रिड के पास पहुंचते हैं। उन्हें शक है कि एडा की मां ने उसे श्राप दिया था, मगर ऑस्ट्रिड का कहना है कि हो सकता है किंग फॉल्टेस्ट ने एडा को रेप किया हो, और जब एडा प्रेग्नेंट हो गई तो फॉल्टेस्ट ने उसे अभिशाप देकर अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश की हो। गेरल्ड इस बात को सुनता है, मगर फिर कहता है एडा के कमरे से, उसके बिस्तर से तुम्हारी महक आ रही थी। बेसिकली एक जमाने में ऑस्ट्रिड और प्रिंसेस एडा का अफेयर चल रहा था, मगर एडा अपने भाई फॉल्टेस्ट के साथ भी फिजिकल थी। ऑस्ट्रिड इस बात से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था और उसने फॉल्टेस्ट को मारने के लिए जादू का, श्राप का इस्तेमाल किया। मगर फॉल्टेस्ट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर एडा के पेट में जो बच्चा है उसको ये श्राप लग गया। इस श्राप की वजह से ही एडा मारी गई। पता चलता है कि ऑस्ट्रिड नहीं चाहता कि क्वीन एडा के नाम पर कोई धब्बा आए, इसलिए उसने इस बात को छुपा कर रखा। किंग फॉल्टेस्ट को दुख में देखकर ऑस्ट्रिड को सुकून मिलता है। वो गेरल्ड को यह बताने से इनकार कर देता है कि इस श्राप को कैसे खत्म किया जाएगा। बदले में गेरल्ड उसे मारकर बेहोश कर देता है। वापस चलते हैं येनिफर की टाइमलाइन में, जहां पर एस्ट्रिड को पता चलता है कि येनिफर कहीं गायब है। वो मौका आ चुका है जब नई जादूगरनियों को फाइनली इस ब्रदरहुड का हिस्सा बनाया जाता है। एस्ट्रिड येनिफर को ढूंढता ढूंढता उसके पास पहुंचता है और पता चलता है कि येनिफर यहां पर एक नकली डॉक्यूमेंट बना रही है। वो ये साबित करना चाहती है कि जो इंसान उसे पाल रहा था वही उसके असली डैड थे। येनिफर को पता चल चुका है कि एस्ट्रिड ने उसे धोखा दिया और उसकी राज की बात स्ट्रेगोर को बता दी। एस्ट्रिड इस बात के लिए माफी मांगता है, जिस पर येनिफर कहती है तुम जाकर स्ट्रेगोर को कहो कि तुमने उसे झूठ कहा था। एस्ट्रिड कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। एस्ट्रिड बताता है कि उसे एक रिसर्च पोजीशन ऑफर की गई है, जिस वजह से उसे कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों पर जाने का मौका मिलेगा। वो येनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे एक ऐसी जिंदगी ऑफर कर रहा है जिसमें येनिफर उसके साथ रहेगी और उसे जादूगरनी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर येनिफर के हिसाब से ऐसा करना स्लो सुसाइड है। वो खुद एक प्रॉपर जादूगरनी बनना चाहती है। उसे सिर्फ एस्ट्रिड के साथ घूमने में दिलचस्पी नहीं है। एस्ट्रिड और येनिफर के बीच बहस होती है, जिसमें एस्ट्रिड उसे कहता है तुम सिर्फ इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम अपना खूबसूरत बनने का मौका खो चुकी हो। उसने येनिफर पर बिलो द बेल्ट वार किया है। येनिफर ऑलरेडी बचपन से ही अपने रूप को लेकर इनसिक्योर रही है। येनिफर को लगता है कि वो खूबसूरत बनना डिजर्व करती है। इस पर एस्ट्रिड का कहना है कि इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसी बहस के साथ येनिफर और एस्ट्रिड का ब्रेकअप हो जाता है और वो यहाँ से सीधा जाती है उस जादूगर के पास जो उसका रूप बदलने वाला था। यहाँ मौजूद जादूगर उसे बताता है कि सर्जरी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसे कुछ दवाइयाँ तैयार करनी पड़ेंगी, कुछ हर्ब्स जो येनिफर को बेहोश कर सकें ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। येनिफर के पास इतना टाइम नहीं है। उसे पता है कि बाहर पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें नई जादूगरनियों को अपने राजाओं से मिलाया जाएगा। वो कहती है कि मैं दर्द सह सकती हूँ, और फिर स्टार्ट होती है वो सर्जरी, जिसके बाद येनिफर का रूप बिल्कुल बदल जाएगा। ये जादूगर येनिफर को बताता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। इस पूरी सर्जरी के बाद तुम अपनी मां बनने की क्षमता खो दोगी, तुम इनफर्टाइल हो जाओगी। येनिफर इसके लिए राजी है। सर्जरी से पहले येनिफर उसे कहती है कि मैं अपनी आंखें नहीं बदलना चाहती और प्लीज उन निशानों को भी छोड़ देना जो मैंने खुद को दिए हैं, यानी सुसाइड की वजह से उसकी बॉडी पे जो स्कार्स पड़े हैं, येनिफर उन्हें और अपनी आंखों को बदलना नहीं चाहती। अल्टीमेटली यहाँ पर एक घिनौनी सी सर्जरी शुरू हो जाती है, जिसके बाद येनिफर बिल्कुल बदल जाएगी। वहीं बाहर चल रही पार्टी में हमें फॉल्टेस्ट और एडा को दिखाया जाता है, जो तब बच्चे थे। इनकी माँ यहाँ इन्हें टोकती भी है। आगे फ्यूचर में इनके बीच जो कुछ होगा ये बस उसकी तरफ इशारा है। इसी पार्टी में एड्रिन के राजा को फ्रिंजिला के साथ पेयर किया गया है, मगर वो अपनी जादूगरनी से खुश नहीं है। वो कहता है कि फ्रिंजिला ठीक से डांस भी नहीं कर सकती। हालांकि डांस करने का जादू से क्या लेना देना। जैसे कि हमें बताया गया था कि एड्रिन का राजा अपने यहाँ की लोकल जादूगरनियों को ही प्रेफर करता है, तो शायद वो अपनी नाखुशी जाहिर करने का बस एक मौका ढूंढ रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर येनिफर 2.0 पहुंचती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो आगे बढ़कर एड्रिन के राजा से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि वो वेनबर्ग से बिलोंग करती है। ये शहर एड्रिन की राजधानी है। खुद एड्रिन का राजा भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध है।
उसने येनिफर को चूज कर लिया है। यहाँ मौजूद चैप्टर और काउंसिल के सारे लोग इन्हें गुस्से से देख रहे हैं क्योंकि येनिफर ने चालाकी दिखाई है। अब ये लोग इस राजा को मना नहीं कर सकते। अगर उसने येनिफर को चूज किया है तो उन्हें येनिफर को इस पोजीशन पर भेजना ही पड़ेगा। वापस चलते हैं गेरल्ट के पास, जो टिमारिया शहर के पुराने कैसल के बाहर खड़ा है। यहाँ किंग फॉल्टेस्ट भी मौजूद है। वो इमोशनल है और गेरल्ट से पूछ रहा है कि क्या वो उसकी बेटी को बचाने में कामयाब होगा। गेरल्ट के पास इस बात का जवाब नहीं है। वो अपनी जेब से एक ब्रोच निकालता है। एपिसोड 1 में गेरल्ट ने रेनफ्री को मार डाला था और ये ब्रोच उसी का है। इस एपिसोड की शुरुआत में एक प्रोस्टिट्यूट उससे पूछती है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? और वो अपनी बॉडी पर मौजूद उस स्कार को देखता है जो उसे रेनफ्री ने दिया था। इतना तो क्लियर है कि उसके दिल में रेनफ्री के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थीं। वो ये ब्रोच किंग फॉल्टेस्ट को थमाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी जिंदा बच गई तो ये उसे दे देना। हम ये समझ सकते हैं कि गेरल्ट को रेनफ्री को मारने का अफसोस है। रेनफ्री के बारे में लोग कहते थे कि वो एक मॉन्स्टर है और उसे कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया। फॉल्टेस्ट की बेटी के साथ भी ऐसा ही है, लोग उसे मॉन्स्टर समझते हैं। तो इस मॉन्स्टर को बचाकर वो खुद बेहतर महसूस करने की कोशिश कर रहा है। फॉल्टेस्ट का कहना है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम जिंदा हो मगर तुमने कभी प्यार महसूस नहीं किया। प्यार की वजह से लोगों को काफी दर्द होता है और फॉल्टेस्ट इसी का जिक्र कर रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। गेरल्ट फॉल्टेस्ट की बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, यही इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगले सीन में गेरल्ट महल के अंदर है जहां पर ऑस्ट्रिड एक बेड से बंधा हुआ है। इसी बेड से गेरल्ट को ऑस्ट्रिड की महक आई थी। वो ऑस्ट्रिड से पूछ रहा है कि इस श्राप को कैसे हटाया जाए, मगर वो इस बात का जवाब देने के लिए राजी नहीं है। मगर जल्द ही ऑस्ट्रिड को रियलाइज हो जाता है कि अगर उसने सच सच सब कुछ नहीं बताया तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वो बताता है कि वो एक जादूगरनी से मिला था जो ब्रदरहुड से छुप कर काम कर रही थी। उसने ऑस्ट्रिड को एक रिचुअल अदा करने के लिए कहा था, एक लैम्प दी थी जिसकी बलि चढ़ाकर उसके खून से ऑस्ट्रिड को खुद नहाना था। ये प्रोसेस रात में शुरू करना था मगर सुबह तक इसे अंजाम देना था। सूरज के उगने के साथ ही मुर्गा 3 बार बांग देता और तब जाकर ये जो जादू है ये पूरा होता। गेरल्ट को पता चल जाता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे ठीक किया जाएगा। उसे स्ट्रिगा को दिन के वक्त बाहर लाना होगा। धूप की रोशनी पड़ने पर यह मॉन्स्टर शायद दोबारा इंसान का रूप ले ले। गेरल्ट अपने पोशंस लेना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसे रात भर इस मॉन्स्टर से स्ट्रिगा से लड़ना होगा ताकि सुबह के वक्त वो उसे धूप में ला सके। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि स्ट्रिगा अपनी मां की लकड़ी की कब्र से बाहर आ गया है। गेरल्ट को स्ट्रिगा के चलने की आवाज आ रही है। वो ऑस्ट्रिड को स्ट्रिगा के हाथों मरने के लिए छोड़ देता है। अल्टीमेटली जब इस मॉन्स्टर का ऑस्ट्रिड से सामना होता है तो ऑस्ट्रिड उसके आगे गिड़गिड़ाता है। उसका कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए फॉल्स्टर जिम्मेदार है। स्ट्रिगा ऑस्ट्रिड को मार डालता है, वहीं गेरल्ट उसे सिल्वर चेन से बांधने की कोशिश करता है, मगर ये मॉन्स्टर जल्द ही इन चेन्स को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। गेरल्ट इस मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि उसे क्योर किया जा सके। आप यहाँ पर गेरल्ट को एक साइन का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। इस फैंटेसी वर्ल्ड में विचर्स कई तरह के साइंस यूज करते हैं मगर इनमें से 5 बेसिक हैं। आर्ड जो आपके ओपोनेंट को पीछे की तरफ धकेल देता है, यहाँ पर गेरल्ट इसी का इस्तेमाल कर रहा है। इग्नी जिससे आग पैदा होती है। एरिडन जिससे दुश्मन आपके पास नहीं आ पाता। क्वेन के इस्तेमाल से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है और दुश्मन आप पर हमला नहीं कर पाता। और एग्जी जिसको यूज करने से आप अपने दुश्मन के दिमाग पर कंट्रोल कर पाएंगे। आप इन्हें एक तरह का मंत्र समझ सकते हैं जिन्हें विचर्स लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करते हैं। गेरल्ट फिर से आर्ट साइन बनाता है। स्ट्रिगा जमीन की तरफ गिरता है और साथ ही फ्लोर भी फट जाता है। ये लोग अब नीचे के फ्लोर पर गिर चुके हैं। बाहर सूरज निकल रहा है। इन दोनों को ही इस बात का एहसास हो चुका है। गेरल्ट फौरन दौड़ता है और लकड़ी की बनी कब्र में बंद हो जाता है ताकि स्ट्रिगा इसके अंदर ना पहुंच सके। इस बार गेरल्ट अर्डन साइन बनाता है ताकि स्ट्रिगा उसके पास ना आ सके। श्राप टूट चुका है क्योंकि मॉन्स्टर पर धूप पड़ चुकी है। गेरल्ट लकड़ी की कब्र से बाहर आता है और उसे मॉन्स्टर की जगह एक बच्ची नजर आती है। हालांकि इस बच्ची के नाखून अभी भी मॉन्स्टर जैसे हैं, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है और इसीलिए गेरल्ट पर अटैक करती है। गेरल्ट के गले से बहुत सारा खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। मगर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने ट्रिस खड़ी होती है। तो ट्रिस ने गेरल्ट के जख्मों पर मरहम पट्टी करके उसे ठीक कर दिया है।
गेरल्ट को पता चलता है कि किंग फोल्टस ने ऑस्ट्रिड की याद में एक मूर्ति बनवाई है। उसने लोगों के सामने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि ऑस्ट्रिड ने मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बाद ट्रिस उससे पूछती है कि रेनफ्री कौन है, क्योंकि वो बेहोशी में रेनफ्री का नाम बार बार पुकार रहा था। इस बात से हमें एक बार फिर पता चलता है कि विचर्स महसूस कर सकते हैं। एटलीस्ट ये विचर यानी गेरल्ट तो फील कर ही सकता है। उसे आज भी रेनफ्री को मारने का अफसोस है। अब हम पहुंचते हैं सीरी की टाइमलाइन में, जो एक जंगल के पास सो रही है। उस पर शायद किसी तरह का जादू मंतर किया गया है, क्योंकि वो इस जंगल की तरफ बस बढ़े जा रही है। इस जंगल का नाम है ब्रोकेलॉन। इसमें ड्राइड्स रहते हैं। अब ड्राइड्स कौन होते हैं ये मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगी, जब इन्हें दिखाया जाएगा। फिलहाल दारा सीरी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं सुन रही। वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर आगे बढ़ी जा रही है। वहीं दारा पर आकर एक तीर लगता है, मगर सीरी इसको भी नोटिस नहीं करती। उसने इस खतरनाक से दिखने वाले जंगल में कदम रख दिया है। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।